जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्रोटीन्स के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कि इसके अध्ययन के बिंदु क्या क्या रहेंगे। तो इसके अध्ययन के प्रमुख जो बिंदु रहेगा वो सामान्य परिचय रहेगा, प्रोटीन्स का महत्व रहेगा, प्रोटीन का वर्गीकरण रहेगा, प्रोटीन के डिफरेंट टाइप की जो संरचना होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और एक आ जाएगी हमारा टेट्रा स्ट्रक्चर। तो 4 प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे और लास्ट में फिर हम अध्ययन करेंगे प्रमुख रूप से जितने भी हमारे एमिनो अम्ल होते हैं वो एमिनो अम्लों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बिंदु आता है सामान्य परिचय। तो आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठेगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेगा और आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्रोटीन जो होते हैं, इसकी ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है, ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड के अंदर लगभग 10 प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, तो पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेगा। सबसे पहले आता है जो प्रोटीन जो होते हैं ये किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या होता है, तो प्राथमिक प्रकार का होता है या फिर प्रथम कोटि का होता है। क्या होता है, प्राथमिक प्रकार का या फिर प्रथम कोटि का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आता है प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। इसको हम 5 स्टार से सम्मानित करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो परीक्षा में उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन जो होते हैं ये प्राथमिक प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका निर्माण किस प्रकार से होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस दिशा में होता है, किस वे में होता है, वो सारा पैटर्न लिखा हुआ है। तो क्या होता है, जो डीएनए जो होता है ये मुख्य रूप से डीएनए जो होता है ये हमारे केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक को हम सभी कोशिका या फिर उपापचय क्रिया जितने भी हमारे कोशिकाओं के अंदर होती है उसका नियंत्रण केंद्र के नाम से जानते हैं। और उसी केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमेटिन धागे पाया जाता है। क्रोमेटिन धागे के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो जो डीएनए जो होता है वो क्या करेगा, जो डीएनए जो होता है इससे किसका निर्माण होता है, तो एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का। एमआरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन जो होते हैं वो कई सारे पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में एमिनो अम्ल की सहायता से ये जुड़े रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो डीएनए जो होता है वो एमआरएनए का निर्माण करता है, तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और जब एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। और ये फिर इनका हमको अध्ययन करना है, फिलहाल हम इधर देखते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कई बार ऐसी दशा आ जाती है जो एमआरएनए जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता है और वो वापस से डीएनए का निर्माण कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एमआरएनए के द्वारा वापस से डीएनए का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो डीएनए का जो निर्माण होता है उस डीएनए को क्या कहा जाता है, तो cDNA कहा जाता है। क्या कहा जाता है, cDNA कहा जाता है, या फिर cDNA को ही हम cDNA लाइब्रेरी के नाम से हम जानते हैं। तो ये हमारा सामान्य परिचय होता है डीएनए से संबंधित। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीएनए का निर्माण किस वे में होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है एमिनो अम्ल, एक शब्द आया है एमिनो अम्ल। अब हम एमिनो अम्ल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 3 बिंदु इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, जो हो सकता है परीक्षा के अंदर वो पूछ ले जाए। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम कुछ एमिनो अम्ल के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में इसका हम इंपॉर्टेंस क्या होता है मानव जीवन में उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रही है ये सभी शब्द इंपॉर्टेंट है। इनमें से सीधा सीधा परीक्षा पूछ लिया जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होता है, पेप्टाइड बंध क्या होता है, वैज्ञानिक नाम किसका है, किसने दिया था, क्या, वो सारा के सारा पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एमिनो अम्ल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2-3 जानकारी हमें एमिनो अम्ल के बारे में पता होनी चाहिए। हालांकि एमिनो अम्ल के बारे में हम पूरा डिटेल से एक अलग से टॉपिक देखेंगे, लेकिन जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली पेप्टाइड बंध के द्वारा एमिनो अम्ल से जुड़े हुए रहते हैं और कई सारे पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो जाकर क्या किसका प्रोटीन का निर्माण करते हैं आगे जाकर, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल की बात करें तो एमिनो अम्ल की जो मुख्य रूप से हम यदि यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा ये जो एमिनो अम्ल जो होते हैं ये मुख्य रूप से हम बात करें ये क्या होता है, तो सरल एमिनो अम्ल जो होते हैं ये क्या होता है, सरल पेप्टाइड होते हैं। क्या होता है, सरल पेप्टाइड होते हैं। जो एमिनो अम्ल जो होते हैं ये क्या होता है, सरल पेप्टाइड होते हैं, ये हमें ध्यान रखना। और ये जो पेप्टाइड जो होता है इसी की सहायता से जो प्रोटीन होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। प्रोटीन
जुड़े रहते हैं किससे की सहायता से, तो पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार से जो प्रोटीन होते हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारे एमिनो अम्ल जो होते हैं ये क्या करते हैं, सारे प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। सारे के सारे जितने भी हम प्रोटीन के बारे में देखेंगे वो सारे के सारे जो प्रोटीन होते हैं वो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे मनुष्य के जो बाल जो होते हैं, ये मनुष्य के बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, ये जो होते हैं ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें एक प्रोटीन शब्द आया है, वो जो प्रोटीन केराटिन प्रोटीन है वो 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अब वो 20 एमिनो अम्ल कौन से होते हैं उसका हम एक पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे, जिसके अंदर सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से आवश्यक प्रोटीन होते हैं, कौन से अनावश्यक प्रोटीन होते हैं, कौन सा प्रोटीन जो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो हमको भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है, किसका निर्माण हमारे शरीर का अंदर हो जाता है, वो सारा हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है ना। केवल इतना सा याद रखना है, एमिनो अम्ल के अंदर 2 बातें ये याद रखनी है। और ये जो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सरल पेप्टाइड होते हैं, ये हमें ध्यान रखना। और प्रोटीन जो आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो वो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं प्रोटीन्स का महत्व, देखते हैं प्रोटीन्स के महत्व के बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रोटीन का क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्व होता है किसी भी जीव के अंदर, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये जो महत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन का महत्व। प्रोटीन के यदि यहाँ पर हम महत्व की बात करें तो सबसे पहला जो महत्व के अंदर बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा किसके अंदर, पोषण के रूप में। किसके रूप में, पोषण के रूप में। जो प्रोटीन जो होता है उसका जो महत्व आता है वो किस रूप में आता है, सबसे पहले पोषण के रूप में आता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, कई सारी ऐसी फसलें होती है जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, कई सारी ऐसी फसलें होती है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और कई सारी ऐसी फसलें होती है जिनके अंदर तिलहनों की मात्रा यानी कि तेल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, जो हमारी जितनी भी दलहनी जो फसलें होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो जब हम प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, तो मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, दाल वाली सब्जी जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और ऐसा कहा भी गया है कि अगर मनुष्य डेली अगर हम बात करें लगभग 25 से 30 ग्राम के आसपास डेली दालें खाता है तो उसके अंदर कभी प्रोटीन की कमी नहीं होती। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो आपने कई बार सुना होगा कि फलाना व्यक्ति जो होता है वो प्रोटीन शेक का उपयोग कर रहा है, तो उसमें प्रोटीन की कमी होती है, इसी वजह से वो प्रोटीन शेक का उपयोग करते हैं। और कई सारे बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, प्रोटीन शेक का, इनका उपयोग करते हैं, तो वो पोषण के रूप में आ जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें सीधे सीधे नाम आ जाता है कि कौन सा प्रोटीन किस फसल के अंदर पाया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कुछ इसके उदाहरण लिख रहा हूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल। वो एग्जांपल के बारे में आपने सुना भी होगा। सबसे पहला आता है हमारे इसके अंदर एग्जांपल के अंदर बात करें तो एक आता है ओराइजिन। कौन सा आता है, ओराइजिन। ये जो मैं नाम लिख रहा हूं ये प्रोटीन का नाम होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन का नाम होता है। और ये किस फसल के अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चावल के अंदर। किस में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, चावल के अंदर जो प्रोटीन होता है वो 6 से 7% होता है, ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। और चावल की फसल में जो प्रोटीन उपस्थित होता है उस प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है, ओराइजिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ओराइजिन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हम बात करें, जीन हो जाएगा हमारे, जीन ये वो वाला जीन नहीं है जो डीएनए के अंदर होता है, ये एक जीन एक प्रोटीन का नाम होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये जो जीन होता है किस फसल में पाया जाता है, मक्का के अंदर पाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम बात करें ग्लूटीन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है किसमें पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना। तो कई सारी ऐसी फसलें होती है जिनके अंदर प्रोटीन्स की प्रधानता होती है और हमें पर्टिकुलर उनके नाम भी याद रखने की किस फसल के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार हम बात करें, एक फसल आती है सोयाबीन, एक फसल आती है सोयाबीन। सोयाबीन जो होती है इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक मात्रा में मुख्य रूप से हमारे प्रोटीन पाया जाता है, जो लगभग
40% के आसपास पाया जाता है। कितना प्रतिशत के आसपास पाया जाता है? 40% के आसपास पाया जाता है। इसी प्रकार कई सारी दालें आती है, जैसे मुख्य रूप से बात करें मूंग हो गया, उसके अंदर 25% के आसपास हमारे प्रोटीन होता है। मसूर के अंदर 25% के आसपास प्रोटीन होता है। उड़द की बात करें तो उड़द के अंदर लगभग 23 से 24% के आसपास प्रोटीन होता है। तो ये दलहनी फसलें होती हैं, उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना। तो ये होता है हमारा पोषणीय महत्व। अगर इनका हम सेवन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होने लग जाएगी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये पोषण के रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें, एक प्रोटीन आता है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन जो मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है, और इस प्रोटीन के अंदर सारे के सारे जो हमारे 20 आवश्यक एमिनो अम्ल जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2 पर आ जाएगा। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 आ जाएगा, और वो आ जाएगा परिवहन में। किस में आ जाएगा? परिवहन में। नंबर 2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे परिवहन में, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। परिवहन की यदि हम बात करें तो परिवहन को किस रूप में हमें ध्यान में लेना है, तो मनुष्य का अंदर, शरीर का अंदर जो रक्त जो होता है, वो रक्त जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जब इसका वर्गीकरण हम देखेंगे तब हम देखेंगे जो हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है? प्रोटीन का प्रकार होता है, जिसके अंदर तत्व तो आयरन पाया जाता है, और प्रोटीन जो होता है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है, इसका जो मुख्य जो कार्य होता है वो किसका कार्य होता है? हीमोग्लोबिन का। वो होता है ऑक्सीजन व CO2 परिवहन का जो कार्य होता है वो किसका होता है? हमारे मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन का होता है। किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 3 की यहाँ पर हम बात करें तो नंबर 3 पर आ जाएगा हमारे नंबर 1 था पोषण के रूप में, दूसरा हो जाएगा परिवहन के रूप में, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तीसरा यदि हम बात करें तो प्रतिरक्षा के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा के रूप में। प्रतिरक्षा के रूप में। प्रतिरक्षा के रूप में बात करें तो मनुष्य के अंदर जो एंटीबॉडी और जो एंटीजन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मनुष्य का अंदर जो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें तो प्रतिरक्षा तंत्र किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और एंटीजन जो होता है ये क्या होता है? एंटीजन जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो आरबीसी जो होती है उसके अंदर रक्त के अंदर आरबीसी पाई जाती है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। और ये जो एंटीजन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, विशेष प्रोटीन के बने होते हैं, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्लाइको प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो विशेष प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करें प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में, एक आता है हमारे एंटीबॉडी। मनुष्य के शरीर के अंदर एक आता है एंटीजन और एक आता है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो होती है ये प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और प्लाज्मा में कई सारे प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र में जो एंटीबॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से। इसी प्रकार हम बात करें, एक प्रोटीन आता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। कौन सा? रक्त में ही पाया जाता है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और एक आता है इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन आता है। कौन आता है? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। ये जो दोनों प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन के प्रकार होते हैं, और इन दोनों प्रकार के जो प्रोटीन का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ पर होता है? इसका उपयोग रक्त के जो थक्का जो जमता है उसमें, रक्त का थक्का जमने में ये इन दोनों प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये मुख्य रूप से हमारे प्रतिरक्षा के रूप में काम करते हैं। एक तो हो जाएगा हमारे एंटीजन के रूप में विकसित होता है, और दूसरा रक्त का थक्का अगर नहीं जमता है तो वो किसकी वजह से नहीं जमता है? वो हमारे उसमें हम उस व्यक्ति के अंदर फाइब्रिनोजन या और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की कमी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो तीसरा हो जाएगा प्रतिरक्षा के रूप में। नंबर 4 की यहाँ पर हम बात करें साथियों तो नंबर 4 पर हो जाएगा हमारे, नंबर 4 पर हो जाएगा इसके अंदर हार्मोन के रूप में। किसके रूप में? हार्मोन के रूप में। हार्मोन के रूप में कई सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हार्मोन का भी काम करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें इंसुलिन हार्मोन हो गया, इंसुलिन, ठीक है ना। ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये प्रोटीन की तरह कार्य करता है। तो ये जो इंसुलिन जो हार्मोन जो होता है ये किस रूप में काम करता है? प्रोटीन के रूप में भी काम करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या करता है? जो हमारे इंसुलिन का जो मुख्य जो काम होता है वो क्या होता है? तो जिसके अंदर बीपी घट बढ़ जाती है तो उसमें इंसुलिन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद में नंबर 5 पर आता है हमारे, नंबर 5 पर आ जाएगा हमारे इसके अंदर
नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आ जाएगा इसके अंदर मुख्य रूप से हमारे संरचनात्मक अवयव के रूप में, संरचनात्मक अवयव के रूप में, संरचनात्मक अवयव के रूप में प्रोटीन्स का महत्व। ठीक है ना, इन चारों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम संरचनात्मक अवयव के बारे में देखते हैं कि संरचनात्मक जो हमारी कोशिका जो होती है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन मुख्य रूप से संरचना के रूप में पाए जाते हैं वो हम देखते हैं। इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम इसका देखते हैं संरचनात्मक अवयव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। नंबर 5 पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संरचनात्मक अवयव। कौन सा हो जाएगा? संरचनात्मक अवयव। नंबर 5 पर हो जाएगा यहाँ पर संरचनात्मक अवयव। कौन सा हो जाएगा? संरचनात्मक अवयव, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब संरचनात्मक अवयव का अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन आते हैं। जैसे हम बात करें मनुष्य की जो संरचना होती है, वो संरचना के अंदर पर्टिकुलर एक कोशिका की बात करें तो उसके अंदर कोशिका भित्ति आती है, कोशिका झिल्ली आती है, उसके बाद में फिर मुख्य रूप से हमारे जीव द्रव्य वाला भाग आ जाता है। ठीक है ना। तो हम बात करें संरचना के अंदर तो इसमें सबसे पहले हमें एक एक की बात करते हैं। संरचना के अंदर हम बात करें जो कोशिका की जो झिल्ली जो होती है वो एक हमारे संरचनात्मक अवयव के रूप में काम करता है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये किस प्रोटीन की बनी होती है? तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये जो मुख्य रूप से बनी होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। जब हम कोशिका झिल्ली का मॉडल देखते हैं, संरचना देखते हैं, तब इसके अंदर लगभग 60 से 70% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और वो जो प्रोटीन जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है? फॉस्फोरस समूह के रूप में पाया जाता है। या आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन दो प्रकार का होता है। वो जब कोशिका झिल्ली का संरचना देखेंगे तब हम उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो झिल्ली के रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें मनुष्य के जो एक प्रोटीन आता है इसके अंदर, केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन की यदि हम बात करें तो जो मनुष्य के जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं और जो खुर जो होते हैं पशुओं के, वो किन से मिलकर बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के। तो ये जो केराटिन प्रोटीन जो हो जाएगा ये मुख्य रूप से हमारे मनुष्य के बाल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हम नाखून हो जाएंगे, नाखून हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें पशुओं के जो खुर होते हैं, पशु के खुर, ये सब के सब पशु के खुर, ये सभी के सभी किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? तो केराटिन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। और ये हमारे संरचनात्मक अवयव के रूप में इनको हम काउंट करते हैं। तो ये इस प्रकार से और भी कई सारे प्रोटीन होते हैं। जैसे हम बात करें जो मनुष्य की जो अस्थियां जो होती हैं, अस्थियां जिनको हम मुख्य रूप से बोन मैरो के नाम से जानते हैं, बोन मैरो के नाम से इनको हम जानते हैं। ये जो अस्थियां जो होती है ये मुख्य रूप से किस प्रकार के? ये ओसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो अस्थियां जो होती है ये किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? ओसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार हम बात करें जो मनुष्य के अंदर जो उपास्थियां जो होती हैं, उपास्थियां की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो उपास्थियां जो होती है ये कॉन्ड्रियोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? कॉन्ड्रियोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार हम बात करें जो हमारे मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो मांसपेशियां जो पाई जाती है वो किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? तो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने इधर नाम लिखे हुए हैं, कोशिका झिल्ली हो गया, बाल हो गया, नाखून, पशु के खुर, अस्थियां हो गए, उपास्थियां हो गए, मांसपेशियां हो गए, ये सभी की सभी मुख्य रूप से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो इसी कारण से जो प्रोटीन का जो 5वां जो महत्व आता है वो संरचनात्मक अवयव के रूप में आता है। और ये जो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इनमें से हर एक लाइन से प्रतियोगी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो प्रॉपर इसके अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेगा। और लास्ट का जब हम सेशन देखेंगे तब मैं आपको जो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण हमारे प्रोटीन है उनका एक तरफ नाम लिखा दूंगा, उनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में मैं लिखा दूंगा। तो प्रतियोगी परीक्षा में आपको अध्ययन के लिए वो बहुत ही ज्यादा मदद के लिए साबित हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लास्ट का हम देख लेते हैं। लास्ट का आता है उत्प्रेरक के रूप में। किसके रूप में आता है? उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक के रूप में जनरली हम बात करें तो जो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम के अंदर जो ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं
ज़्यादातर एंजाइम वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और एंजाइम की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी प्रवृत्ति होती है, उत्प्रेरक प्रवृत्ति को होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, अभिक्रिया की जो दर होती है उसको बढ़ा देते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका छठा जो फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन का, वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में ये काम करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रोटीन्स का महत्व होता है। तो प्रोटीन्स के महत्व में उम्मीद है आप सभी को अच्छे से सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए हो गए कि पोषण के रूप में किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार हम बात करें उत्प्रेरक के रूप में, संरचनात्मक अवयव के रूप में, परिवहन के रूप में हो जाएगा हमारे, और इसके अतिरिक्त हम बात करें प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में हो जाएगा। ये सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं ये एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि अगर थ्योरेटिकल एग्जाम की बात करें तो प्रश्न आ जाता है कि प्रोटीन्स के महत्व पर प्रकाश डालिए या फिर प्रोटीन्स के महत्व को विस्तार से समझाइए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस वे में लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर साथियों देखते हैं जो प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर मैंने अभी बताया था प्रोटीन्स के अंदर एमिनो अम्ल आते हैं। कौन आता है, एमिनो अम्ल। अब हम थोड़ा एमिनो अम्ल के बारे में देख लेते हैं, उनका वर्गीकरण का आधार देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जब हम एमिनो अम्ल के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वो थोड़ा सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम थोड़ा एमिनो अम्लों के बारे में देख लेते हैं, छोटी सी जो जानकारी वो अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटीन के अंदर, अब देखते हैं हम एमिनो अम्ल के बारे में। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल की यहाँ पर हम बात करें साथियों तो एमिनो अम्ल जो होते हैं, इससे पहले हम देखते हैं एमिनो अम्ल क्या होते क्या, सबसे पहले कि एमिनो अम्ल के अंदर कौन कौन से समूह पाए जाते हैं वो हम देखते हैं। तो एमिनो अम्ल कहते किसे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक, एमिनो अम्ल कहते किसे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एमाइड या फिर NH2 समूह, जिसको हम एमाइड के नाम से जानते हैं, वह COOH जिसको हम कार्बोक्सिल समूह जानते हैं, जी कार्बोक्सिल समूह उपस्थित हो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर एमाइड समूह और कार्बोक्सिल समूह उपस्थित हो, ऐसे अणु को हम किस नाम से जानते हैं, एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यही एमिनो अम्ल की परिभाषा होती है कि ऐसे समूह या ऐसे एमिनो अम्ल जिनके अंदर मुख्य रूप से हमारा एमाइड और कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं उसे हम एमिनो अम्ल के रूप में जानते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रमुख रूप से जो एमिनो अम्ल जो होते हैं उनसे संबंधित हमें और कौन कौन सी जानकारी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। तो एमिनो अम्ल की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो एमिनो अम्ल जो होते हैं इनका हम सीधा डायरेक्ट वर्गीकरण पे चलते हैं, क्योंकि एमिनो अम्ल के बारे में मैंने शुरू में 2-3 बिंदु आपको पहले बता दिए थे। तो इनका यदि हम वर्गीकरण की बात करें, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण की, एमिनो अम्ल के वर्गीकरण की यहाँ पर हम बात करें तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। किस आधार पर किया गया है, उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। यानी कि अगर ऐसे एमिनो अम्ल जो मनुष्य के शरीर के अंदर स्वयं से पाए जाते हैं उन्हें तो हम कहते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है ना। ऐसे एमिनो अम्ल जो मनुष्य के शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं और उनका निर्माण मनुष्य के शरीर के अंदर ही होता है, उन्हें हम अनावश्यक एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। और ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है उनको हम भोजन के माध्यम से बाहर से लेते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल को हम आवश्यक एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल को हम आवश्यक एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है उसको तो हम आवश्यक, और जिनका निर्माण हमारे शरीर के भीतर होता है उनको हम अनावश्यक एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा इनके बारे में अभी अध्ययन कर लेते हैं कि जो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो मैंने शुरू में बताया था, जो सारे के सारे जो प्रोटीन होते हैं वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। सारे के सारे जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। तो जो वर्गीकरण के अंदर आता है आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल, इन दोनों कैटेगरी के अंदर कितने एमिनो अम्ल को हम आवश्यक कैटेगरी के अंदर रखते हैं और कितने एमिनो अम्ल को हम अनावश्यक एमिनो अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। तो इनकी यदि हम बात करें तो जो हमारे आवश्यक जो एमिनो अम्ल जो होते हैं इसके अंदर हम 10 एमिनो अम्ल को इस कैटेगरी में रखते हैं। 10 एमिनो अम्ल को हम इस कैटेगरी में रखते हैं और 10 एमिनो अम्ल को हम
अनावश्यक एमिनो अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से एमिनो अम्ल हैं उसकी आज मैं केवल और केवल ट्रिक बता रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उन ट्रिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके नाम क्या होते हैं और वो उनका मेन फंक्शन क्या होता है शरीर के अंदर, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूँ आवश्यक एमिनो अम्ल की ट्रिक, आवश्यक एमिनो अम्ल की ट्रिक, ठीक है ना। आवश्यक एमिनो अम्ल की यहाँ पर हम ट्रिक की बात करें साथियों, आवश्यक एमिनो अम्ल की यहाँ पर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आप सभी को पता होगा, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, वी से हो जाएगा वेलिन, एम से मिथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, इस प्रकार से पूरा का पूरा नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। ये होती है हमारे टीवी मिल पाथ ट्रिक आवश्यक एमिनो अम्ल की। और इनकी जो ये सभी के सभी जो होते हैं इनकी हमें क्या होती है आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, क्या होती है ज़रूरत, इनकी हमें मनुष्य को इनकी ज़रूरत होती है। यानी कि इन सभी को हम क्या करते हैं पौधों के जो अवशेष होते हैं, जो जिनमें मुख्य रूप से हम बात करें हमारी दालें हो गई या फिर अनाज वाली फसलें हो गई, इनका उपयोग करके हम भोजन के रूप में इन सभी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा अनावश्यक एमिनो अम्ल की ट्रिक, अनावश्यक एमिनो अम्ल की ट्रिक की यदि बात करें तो अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। तो इसके लिए आपको 2 बार गैस सिलेंडर का उपयोग करना पड़ेगा, 2 बार गैस सिलेंडर का उपयोग करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, गैस, गैस और GATP, ठीक है ना। ये इसकी ट्रिक होती है। अभी मैं इसके नाम नहीं बता रहा हूँ, इनके नाम हम कल नेक्स्ट वाले सेशन में अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं, वरना अगर हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे वापस से एमिनो अम्लों के साथ में, नेक्स्ट सेशन को हम यहीं से कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है और अपने साथियों के साथ में से अधिक साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी सेशन के साथ में कंटिन्यू नहीं करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।